नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, 18 महीने से एक धरना चल रहा था, उसमें अचानक से बुधवार शाम को ऐसा क्या हो जाता है सर कि उसमें आप देखिए पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा दी गई। कैसे देखते हैं आप जो कुछ लद्दाख में हुआ है उसे? कुछ भी अचानक नहीं होता है। ये कुछ जो होता है, ये एक टूल किट और एक निर्धारित रोड मैप के अनुसार होता है। सोनम वांगचुक एक बहुत प्रतिष्ठित शिक्षाविद हुआ करते थे। मैं भूतकाल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में उनकी गतिविधियां निहायत संदिग्ध और मशकूक और सस्पिशस हो गई हैं। अगर आप ये देखें कि सरकार ने उनको यहाँ तक कि जमीन तक अलॉट की थी और उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। सरकार ने उनके विश्वसनीयता को लेकर के उन्हें भूमि आवंटित कर दी, लेकिन सरकार जब 2018 से लेके आज तक उन्होंने 7 वर्षों में जब कुछ नहीं किया तो सरकार ने उनका अलॉटमेंट कर दिया रद्द, जो कि हो भी जाना चाहिए क्योंकि नियम ये कहता है। सरकार मुझे आपको कोई जमीन अलॉट करे कि आप यहाँ पर एक बच्चों के प्राइमरी स्कूल खोलें, आप प्राइमरी स्कूल न खोल करके वहां पर एक बुटीक खोल दें या मैं वहां पर जाके बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने लगूं, तो जाहिर है सरकार तो फिर निरस्त भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। यही चीज सोनम वांगचुक साहब के साथ भी थी। ये थ्री इडियट्स एक फिल्म आई थी, उसमें इन्हीं के एक तरीके से पूरे मार्गदर्शन में थ्री इडियट्स बनी थी, बड़ी कामयाब थी और तब के दौर में सोनम वांगचुक जी की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 18 महीने में इन्होंने 6 बड़े आंदोलन किए हैं। इसका मतलब शिक्षा वगैरह तो भूल जाइए। अब आप केवल जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं आंदोलन जीवी हो गए हैं और उसमें आपको ज्यादा लाभ दिखाई पड़ रहा है। आप अगर ये देखें कि जिस तरीके से ये एरिया, ये क्षेत्र बहुत ही शांतिपूर्ण है, वहां हिंसा का बहुत ही कम, मुझे तो नहीं याद है कि पहली हिंसा की इतनी बड़ी घटना हुई है, वरना इसके पहले हिंसा 4 लोगों के अगर मारे जाने की बात जरा सा भी सच्चाई है तो मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। और कैसे आपने सीआरपीएफ के अधिकारियों के ऊपर आक्रमण किया, उनके वाहनों में आग लगाया, उनके अधिकारियों के साथ मारपीट की। ये क्या हो रहा है? ये जो वीडियो नेट के ऊपर है जरा देखिए इनको। और जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से घेर करके आप पुलिस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? आपने जो आंदोलन किया, 6 बार आंदोलन किया, ये मान लिया मैंने आपकी सब बात। सरकार ने कहा था कि अनुच्छेद 370-35 से जब हटेगा, कालांतर में जब स्थितियां नॉर्मल होगी, आपको पूरा राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आपकी जो संसद की जो सीट है, वो संसद की सीट भी आपकी अलग कर दी जाएगी। बिंदु नंबर 2 पे गौर करें, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाएगी। कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट होगी। तो हर चीज में कुछ समय लगता है। ये थोड़ी कहा था कि चटमंगनी पट गया, आज अनुच्छेद 370 हटा है और 35 से हटा है और कल आपकी ये मांगे मांगे पूरी होंगी। सरकार भी यही चाहती है सामान्यतः, लेकिन सरकार को काम करने का अवसर तो आप देंगे या आप चाहते हैं हाथ में सरसों उगा करके दे दी जाए? और सोनम वांगचुक तो खुद भी किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती आर्म ट्विस्टिंग के खिलाफ रहे हैं। तो भाई जो आप उपदेश जीवन पर्यंत करते आए हैं उसी को कर लीजिए। भूख हड़ताल पे आप बैठे थे, भूख हड़ताल होने के बाद जब ये हिंसा हुई तो भूख हड़ताल आपने खत्म कर दी। ये तो पूरा एक सेट पैटर्न है, एक तरीके से पहले भी। अब 18 महीने में 6 बड़े आंदोलन कर लेना, तो ये चीज मेरी समझ में आई नहीं। हमें तो लगता है कि पूरी तरीके से आप आंदोलन की गिरफ्त में आ गए हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की जगह अगर आप एजुटेशनल पाथ पकड़ा लेते तो उसमें ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा नाम है। और शायद बाद में अगर कालांतर में राजनीतिक मंसूबे देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप सांसद ही बन जाए। तो इनको दिखाई पड़ गया कि विच साइड ऑफ द ब्रेड हैज द बटर, तो इन्होंने ये राजनीति का और ये खुरपेच का दांव पकड़ दिया है। सर, आपने जैसे सोनम वांगचुक की बात की, उन्होंने एक तरफ तो कहा अपना अनशन जो था वो खत्म कर दिया और कहा कि मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वो इस तरह से हिंसा ना करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह दिया ये तो जेनजी है जो व्यवस्था से नाराज थे इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। सर, ये जेनजी शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है। नेपाल में जो कांड हुआ उसके बाद तो हर कोई जेनजी की बात कर रहा है और जो हाइड्रोजन बम और एटम बम को लिए घूम रहे हैं कि मैं
फोड़ने वाला हूं। उन्होंने बुधवार को भी कहा कि मैं ये बम फोड़ने वाला हूं, बड़ी जल्दी ये बम आ रहा है। उन्होंने ही जेनजी से कहा था कि संविधान को बचाने के लिए सामने आओ, लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आओ। क्या ये जो कुछ लद्दाख में वो उसके साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता? मैं आपसे पहले ये कहूंगा, संविधान तो हमारा सुरक्षित है। संविधान की असुरक्षा तब सबसे ज्यादा हुई थी जब इसको पैरों तले रौंद करके इमरजेंसी लागू की गई थी। जब इसको पहले, तब संविधान खतरे में था, और किसने किया था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संविधान तब खतरे में था जब दिल्ली में और पंजाब में प्रधानमंत्री की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार दिल्ली में, और ये कहा गया बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है ये हमें जरा और बता दें। मनमाने तरीके से जेब में संविधान की एक बेयर एक्ट लेके चलने से संविधान के रक्षक आप नहीं बन जाते हैं। और इतने ही बड़े आप जानकार अगर हैं तो जरा बैठ जाए किसी शो में, आपसे हम 4 सेक्शंस पूछ लेंगे अनुच्छेद के बारे में, या आप पूछ लीजिएगा, ये मालूम पड़ जाएगा 0/0। अगर संविधान को, संवैधानिक व्यवस्था से किसी को अगर खतरा है तो श्रीमान जी आपसे है, जो जातीयता में देश को झोंक रहे हैं, जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष करा रहे हैं, हमारी सांप्रदायिक इंस्टीट्यूशंस को आप हल्का कर रहे हैं, उनकी मान्यताओं को, उनकी प्रतिष्ठा को आप धूमिल कर रहे हैं, उन पे रोज आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर जो सवाल देश उठा रहा है उसका उत्तर दे दें तो आप अपने ऊपर कल्याण करेंगे। बेहतर ये होगा कि इससे पहले कि आप दूसरों पे पत्थर चलाएं, आपके ऊपर जो देश ने सवाल किए हैं उसके ऊपर जरा जवाब दे दें। क्योंकि टूल किट बनाता है सोरस, देता है आपके ताऊ चचा सैम पित्रोदा को, सैम पित्रोदा आपको लाइन देता है, वो लाइन आप पढ़ देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा जवाब नहीं देते हैं, बस सत्यनारायण कथा पढ़ी और प्रस्थान, सवाल जवाब नहीं होता वहां, क्योंकि सवाल जवाब में तो कल ही खुल जाएगी। मैंने कल एक नया शगुफा चल रहा है, एटम बम, हाइड्रोजन बम। आप जो ये कर रहे हैं बम, उनसे ये पूछ लीजिए कि न्यूक्लियर फिशन जिसके आधार से ये बम चलते हैं उसकी परिभाषा क्या है। आप हाइड्रोजन बम, एटम बम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सोडा वाटर, मिनरल वाटर। ये न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, आप जरा इसकी परिभाषा बता दें, हम मान लेंगे। इतने हल्के में इतनी बड़ी चीजों का नाम न लिया करें, क्योंकि नाजुक मिजाज लोगों को इतने भारी शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 सितंबर 2025 को केंद्रीय सरकार ने और कैबिनेट ने एक बिल को, एक कानून को एक मंजूरी दी है। कानून क्या है? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, जो कि इलीगल माइग्रेशन और जो नाजायज जिस तरीके के घुसपैठिए आ जाते हैं उन पे प्रभावी रोकथाम को लेकर के। तो जो इमिग्रेशन को लेकर के एक ढुलमुल नीति थी अंग्रेजों के जमाने से, उसको बहुत सख्त करने की नियत से भारत सरकार ने इसको किया है। सारा ताना बाना यह है कि हमारे यहाँ जो इमिग्रेशन हो रहा है वो और जोर शोर से चले। कई दशकों पहले लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा जो गवर्नर थे आसाम के, उन्होंने कहा था कि अगर इमिग्रेशन इसी तरीके से होता रहा तो आसाम में असमी अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये जो तथाकथित शरणार्थी हैं ये बहुसंख्यक हो जाएंगे। और जो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का एक पक्षी 1.2 उनकी ग्रोथ थी, आज उनकी ग्रोथ 9% ग्रोथ है। और कई कई जनपदों में, अमरोहा, संभल वगैरह में जनसंख्या 40%, 50% से ऊपर जा रही। तो क्यों जा रही है? ये अननेचुरल है। और जब कार्रवाई करते हैं योगी जी या भारत सरकार तो कहते आप तो एक तरफा, आप तो फिरका परस्त हैं। तो मतलब आप अपनी हिफाजत ना करें, आप दरअसल इनके दरवाजे खोल दें। बंगाल, बांग्लादेश और भारत के 4096 जो सीमा है उस पर बाढ़ न लगाएं, वहां पर पूरी माकूल व्यवस्था न करें। इंडो नेपाल बॉर्डर पे कायदे से सर्वेलेंस और फेंसिंग रोक टोक ना हो, वो खुलेआम आते रहें, मदरसे वगैरह बनते रहें। क्योंकि मंसूबा ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यही तो आह्वान किया था कि डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, इसके ऊपर एक थिंक टैंक होगा और इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अब पहले ये जो आपने एक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके कुछ प्राविधान समझ लीजिए जिससे सबकी सुगबुगाहट, सबके मिर्ची लगी क्यों है। इसमें सबसे पहले ये था कि ये लोग जो आ रहे हैं, स्थानीय संसाधन, नौकरियों और ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि देश एक तरफ युद्ध कर रहा है शत्रु देश से और पाकिस्तानी नागरिक वहीं छाती पे बैठ के मुंह दल रहे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं।
तो अब पहली चीज ये होगी कि जो भी विदेशी नागरिक आएगा उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद सिर्फ यही जिम्मेदारी पुलिस की और इमिग्रेशन अथॉरिटीज की नहीं रहेगी। एयरलाइंस, होटल, स्कूल्स, धर्मशाला, यानी जो भी मेहमान रोकते हैं, रुकाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो पुलिस को, इंटेलिजेंस को सूचना दे और इसके बारे में कार्रवाई की एक चार्ट बन जाएगा, एक एसओपी। पहले ये था कि ये अगर कोई ब्रीच होती थी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराता था, तो एक मामूली 50,000 का जुर्माना और 5 वर्ष की सामान्य जेल। अब ये 50,000 हो गया है, बताइए कितना हो गया है? 5 लाख का जुर्माना, और उसके अगर न देने में एक और लंबी सजा और कठोर कारावास। पहले था कि सामान्य सिविल इम्प्रिजनमेंट, जहां ब्रेकफास्ट में मिलता था टोस्ट बटर, दूध हम्म, और खाने में शाम को पराठा वगैरह। अब होगा, मालूम पड़ जाएगा कि जो बैगन का भरता और रोटी सुबह मिलेगी, वो इसको खाना समझ लीजिए। वो जो जेल मैनुअल बिल्कुल सब्जी का कोई अमानवीकृत हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो सारी जो नक्शेबाजी थी कि टोस्ट बटर और अंडा मिलेगा ब्रेकफास्ट में, और 7 आइटम मिलेंगे खाने में, दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ चटनी अचार, वो सब सपने देखने जाइए भूल, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं मिलता यहाँ। माल मुफ्त दिले बेरहम वैसे ही मिलेगा फोकट में। तो वो चीजें हो गई खत्म। और अब यहीं पर नहीं, अब एग्जिट कंट्रोल भी होगा। जो भारत में आया है उसको वापस जाना ही है, और एग्जिट कंट्रोल भी ड्यूली इलेक्ट्रॉनिकली एआई एनेबल्ड सिस्टम्स के साथ कंट्रोल होगा। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जहां सारे फॉरेनर्स का लेखा जोखा, उनका नाम, पता, फोटो, कब आए, कहाँ रुके हैं, कब जाएंगे। और आखिरी बात कि अब इसमें पुलिस को बहुत ज्यादा अख्तियार दे दिए हैं कि हेड कांस्टेबल से ऊपर बिना वारंट के वो गिरफ्तार करने में उनको शक्तियां दी गई है इस एक्ट के तहत। सारी मिर्ची इस बात पे लगी हुई है। तो अब आप ये बताइए, आपसे पूछे कोई नाजायज हमारे घर में घुस रहा है, हम उसको हम्म, रोकेंगे नहीं? अब बिल्कुल। वैसे भी अगर हमारे घर में नाजायज 18 आदमी घुस चुके हैं और आप कहते नहीं, ये इनके ह्यूमन राइट्स के तहत, मानवीय दृष्टिकोण से हमको औरों को लाना चाहिए। ये हमें एक बता दे, एक मुस्लिम राष्ट्र जिसने एक शरणार्थी लिया हो, और एक हमारे तथाकथित सेक्युलर ब्रांड जो खान मार्केट वाले हैं, इन्होंने किसी को लिया हो अपने घर में? कुछ नहीं। आपके लिए सारे नियम हैं, सारे कानून आपके लिए हैं। हम केवल उपदेश दे सकते हैं और हम आपकी आलोचना कर सकते हैं, भारत सरकार को गाली दे सकते हैं, और सरकारी संसाधनों को हम लूट सकते हैं। सर, जैसे कि ये आई लव मोहम्मद की जो रैली थी बिना परमिशन के निकाली गई, बिल्कुल ऐसे ही लद्दाख में भी बिना परमिशन के रैली निकाली गई और नियम कायदों का हवाला देकर ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन आपको लगता है कि ये अचानक से जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं एक जैसे बैनर्स लेकर, अचानक से इनके पास बैनर्स आ जाते हैं, इसमें कहीं ना कोई ऐसा टूल किट है जो भारत में आज के माहौल में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, एंटी मोदी प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश कर रहा है? कोई नया टूल किट है ये? पहले तो ये समझे, ये अचानक कुछ नहीं होता है। किसी भी आंदोलन को करने में लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, प्लानिंग होती है, एक्सिक्यूशन होता है। बड़ा पवित्र त्योहार अभी आया था 12 वफात 5 सितंबर को। हर साल हमारे तमाम मित्र हैं, उसको बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ इसको मनाया जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद साहब का ये जन्मदिन होता है, और उसके ऊपर लेकर के जुलूस वगैरह निकालने की भी परंपरा है। कानपुर में जुलूस निकाला गया और लिखा आई लव मोहम्मद। तो किसको दिक्कत हो सकती है? आई लव मोहम्मद, मैं भी कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, कोई अपराध नहीं बनता है। आई लव राम, कोई अपराध नहीं बनता। लेकिन और मैं अगर ये कह दूं आई लव मोहम्मद सर तन से जुदा, अब अपराध शुरू हो गया। आपको सर तन से जुदा कहने की हिमाकत वहां करिए जाके जहां पर ये जायज हो। हिंदुस्तान में सरासर नाजायज है। मेरा पुलिस से आह्वान होगा, जिस तरह के लोगों ने इस भड़काऊ बयान दिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके हेट स्पीच के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। पहला पार्ट बिल्कुल सही, वो तो मैं भी कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद, लेकिन इसकी आड़ में चरमपंथी लेकिन यही कह देते आई लव मोहम्मद, आई हेट टेररिज्म। आप देखिए कितनी अच्छी आपकी एक हर जगह आपकी अलंकरण होता, आपकी प्रशंसा होती और लोग आपकी प्रशंसा करते। लेकिन आपने आई लव मोहम्मद को भी हल्का कर दिया ये कह करके
सर तन से जुदा। ये भारत ही ये स्वीकार नहीं होगा। और पुलिस ने वहां पर नहीं, जहां जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, आप अगर ये देखें कि ये काशीपुर, उन्नाव, लखनऊ, महाराष्ट्र, और इसके बारे में बयान कहां से आए? हैदराबाद में बैरिस्टर साहब ने दिए, इमरान प्रताप बड़ी ने कहा। तो क्या हम तो और देखिए विक्टिम कार्ड कैसे खेलते हैं, हम सब आई लव मोहम्मद। हमने कहा, आप ही क्यों, मैं भी कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और आपत्ति है सर तन से जुदा। और इस तरीके की हिमाकत की बात करेंगे, और ये सारा ताना बाना कर, हम इसके ऊपर भी बाद में आएंगे। ये पवित्र त्योहार के बाद इस तरीके की बात और राजनीति करना, और सबसे बड़ी चीज ये है कि युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से एक सड़कों पे उतारना, पुलिस का विरोध करना, और जो गलतियों की, अब आप टीवी डिबेट्स पे आप देखती होंगी, मैंने तो इस विषय पे बात नहीं की, क्योंकि इस विषय पे बात करने का मतलब आप समझिए नक्कार खाने में तूती की आवाज। वहां पर आप जुलूस निकाल रहे हैं, आई लव मोहम्मद देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां पर आप पोस्टर लगाएं जहां पर आपको लगाने का अधिकार नहीं है। आप वहां पर जुलूस ले जाएं जहां पे आपको अधिकार नहीं है, तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी। कानपुर के डीसीपी, जिनका नाम है दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने यही कहा था कि जो पारंपरिक रास्ता था वहां से इसको तोड़ा, जहां पर बैनर नहीं लगाने थे वहां पर बैनर लगाया। पुलिस ने जब उसको हटवा दिया तो मामला फिर ठीक है, बिल्कुल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी। लेकिन इसको हवा देने के लिए कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार आपका नहीं मेरा भी है, संवैधानिक अधिकार बस यहीं तक है आपका कि अपनी प्रेम की भाषा जो है आप बिल्कुल कहिए, कहलवाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, और मैं कानून का जानकार हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। लेकिन जो उन्होंने धाराएं लगाई हैं कानपुर पुलिस ने, 196, 299 बीएनएस, अब पहले इसके बारे में जरा हिफाजत का इंतजाम कर लीजिएगा। कालांतर में 2-3 चीजें हुई हैं जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा आक्रोश और बहुत ज्यादा गुस्सा है। दिल्ली में आपका एक एनकाउंटर हुआ था बहुत साहसी, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आपके मारे गए थे चरमपंथी, और उसको कहते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर। बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, बीमार थे, लेकिन जब सूचना मिली चरमपंथियों की, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट लिए जल्दी में गए, क्योंकि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट के चक्कर में पड़ते तो चरमपंथी भाग जाते, लेकिन उन्होंने उनको निष्क्रिय किया, लेकिन खुद बेचारे शहीद हो गए। अब इंसाफ रैली, किस बात का इंसाफ? इंसाफ उनके साथ होना चाहिए जिस बेशर्मी के साथ तुम सड़कों पे आज उतर रहे हो। मोहन चंद शर्मा के बारे में तुमने एक शब्द नहीं कहा। और जब आप याद करें कि जब ये हुआ था बाटला हाउस, तो एक पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता आजमगढ़ संजरपुर पहुंच गए थे और आंसू भरे थे, मुझे इनकी फोटो मत दिखाओ, हमें इनकी फोटो देखी नहीं जा रही है। इतनी पीड़ा अंदर से चरमपंथियों की, और उन चरमपंथियों की जिनके हाथ निर्दोष भारतीयों के खून से लाल हो गए थे, जो सीरिया और अफगानिस्तान जाकर के प्रशिक्षण लेकर के आए थे, जो चरमपंथी तंजीमों से सीधे जुड़े थे, स्वचालित हथियार लिए हुए थे, और संजयपुर को इन्होंने तीर्थ स्थल बना दिया था, जा करके संवेदना सभा ये सब कर रही थी। और इंसाफ उनके साथ होना चाहिए कि जो आज इतने दशकों के बाद आज सड़क पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और कर रही हैं, पुलिस से मुचहटा ले रही हैं, जांच इसकी, इस बात का इंसाफ होना चाहिए। आज के दौर में आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो बड़ा इफरात का पैसा, बड़ी जेब में फालतू आपके पास पैसे आ गए हैं कि जाके दिल्ली ऐसे महंगे शहर में, राष्ट्रीय राजधानी में जाकर के आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के संसाधन आपके पास है, समय है। अगर आप ये कर सकते हैं तो जाहिर है कि आप लखपति करोड़पति हैं। कपड़े भले ही आपने आदरणीय विनोबा भावे की तरफ पहन रखे हैं, फटे हाल कपड़े और फटे पैजामे, फटे कुर्ते और गांधी का झोला खादी भंडार का, लेकिन माली हालात आपकी ऐसी है, आपकी घड़ी देख लीजिए और इनके स्मार्टफोन और इनके जूते देख लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि इनकी हालत ऐसे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हिंदी बोली नहीं जाती है, केवल वो क्लिप्ड एक्सेंट अंग्रेजी का बोल रहे हैं और बोल रही हैं, बात कर रहे हैं इंसाफ रैली। तो ये जो इंसाफ रैली है, जांच तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसी तरह एक मंच है लखनऊ का, वो चरमपंथियों की ही वकालत करता है,
इनकी फंडिंग के साथ इंसाफ होना चाहिए। इनकी फंडिंग आ कहां से रही है? क्यों चरमपंथियों के इतने बड़े अलमबरदार आप हो गए हैं कि हर चरमपंथी की, जिसको कहते हैं कि हुजूर के पैर में कांटा लगेगा लेकिन खून मेरा बहेगा। इन लोगों का भी वही हाल है चाटुकार्ती का। कांटा चरमपंथी के चरणों में लगेगा और सीने में इन सब के दर्द हो जाएगा। इंसाफ रैली, फलाना मंच, तो चरमपंथियों के चरण धो करके मस्तक पे लगाना, आचमन करना, इन लोगों का जांच और इंसाफ इनके साथ होना चाहिए। ये सब घटनाक्रम था। इसमें आग में घी झोंकने की लोगों ने कोशिश की, लोगों को भड़काने की, लेकिन जो दो चीजें सामने आई, ये चाहे तथाकथित इंसाफ रैली हो या तथाकथित ये वाली रैली जो 12 वफात के मुकद्दस मौके के ऊपर ये जो भीड़ इकट्ठा की गई, चंदा किया गया। क्या कारण है कि 1500 किलोमीटर दूर और 1500 किलोमीटर की परिधि में एक ही जैसे पोस्टर, एक ही जैसे नारे? ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रयोग है और टूल किट का एक पहली पायदान है। और अब दो चीजें हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और रियल टाइम, जिससे पहले कि सरकार सूचना आदान प्रदान करे, उससे पहले सोशल मीडिया बिजली की रफ्तार से सूचना, अफवाह फैला देती है, क्राउड इकट्ठा करती है। और तमाम ऐसे चैनल हैं जो क्राउड फंडिंग कर देती है। अब वो चाहे लद्दाख हो, और वो चाहे कानपुर हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे काशीपुर हो, वो चाहे उन्नाव हो, क्राउड फंडिंग के जरिए, क्योंकि ये आइडियाज जो आते हैं ये आते हैं सोशल मीडिया से और इसके पैसे आते हैं क्राउड फंडिंग से। और क्राउड फंडिंग जब मैं कह रहा हूं तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हितैषी ही दे। इसमें विदेशी ताकतें, सैम पित्रोदा के चेले चपाटे और उनके क्या नाम है इनका, सोरोस के चेले चपाटे, और जो भारत विरोधी गतिविधियों में सब शामिल हैं, उनके द्वारा भी चंदा दिया जा सकता है। अब एक तरफ तो था कि 5 स्टार लग्जरी आंदोलन, ये तो चलिए एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन सरकार ने तुरंत ही इनके खिलाफ मुकदमा लिख करके, वीडियोग्राफी करा के, क्योंकि तब जमाना बदल चुका है 12 महीने में। अब अंजू जी क्या होता है, ड्रोन से एक तो फोटो खिंच जाएगी, एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर में जिनके नाम प्रकाश में आगे वो तो हो गए, जैसे मान लीजिए एफआईआर को ही उसमें नाम लीजिए बन्ने, बोंदू, कल्लू, पप्पू, 4 नाम ये, बाकी 500 अन्य अज्ञात। पुलिस का काम, पुलिस के अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, और 500 अज्ञात में जब जैसा मौका मिलेगा वो नाम शामिल हो जाएंगे। ये भी उन 500 में थे, ये भी इन 500 में थे। विक्रम सिंह कह देंगे कि पप्पू भी थे, पप्पू कह देंगे कि ये भी थे, लल्लू कह देंगे गुल्ली थे, गुल्ली कह देंगे पप्पी थे। तो इस तरीके से ताना बाना चलता रहेगा और सब एक दूसरे के प्रकाश में आ जाए। इसको कहते हैं पुलिस की भाषा में कि सर नामित अभियुक्त तो ये 5 थे, लेकिन जो प्रकाश में आए विवेचना में वो ये हैं। अब प्रकाश में यही प्रकाश में लाएंगे जिनके नाम एफआईआर में होंगे। तो अंजू जी, जब इतनी कार्रवाई हो जाती तो मान के चलिए एफआईआर होने के साथ साथ जब पुलिस की डॉक्यूमेंट्स में नाम आ जाता है तो वो तमाम चीजें ऐसी हो जाती हैं कि उनका करियर, उनके बैंक से लोन लेने का सामर्थ्य, उनका व्यापार करना, एक तरीके से जैसे होता है ना सिविल रेटिंग, उनकी भी सोशल रेटिंग बिल्कुल मटियामेट हो जाती है। सर, अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री ने एक और ऑर्डर पास किया जिसके तहत पिछले 50 साल में जितने भी धरने प्रदर्शन देश में हुए हैं, जितनी भी रैलियां हुई हैं, उनके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या क्या फंडिंग थी, कौन कौन से एनजीओ थे, इसका पूरा लेखा जोखा उन्होंने मांगा है। इसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है, चाहे कुशीनगर में हो रहा है या उन्नाव में हुआ या ये लद्दाख में हुआ, इनके पीछे का कौन कौन इसके पीछे रहे हैं, किसने इस एजेंडे को शुरू किया, इसका कच्चा चिट्ठा भी तो खुलेगा फिर। सिर्फ इतना ही नहीं है, गृह मंत्री जी ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यह आदेश दिया है कि 50 साल में आंदोलनों का प्रकार, उसमें हिंसा किस प्रकार हुई, कहां पर हमने ठीक किया, कहां पे हमने बहुत ठीक नहीं किया, कहां पर हम और बेहतर कर सकते थे, हम क्या नॉन लीथल चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि जनहानि ना हो, और इनकी फंडिंग। और ये बेहतर है कि इसमें जो लोग प्रकाश में आए उन सबके नाम का एक डेटाबेस हो। ये मान के चलिए कि किसी का नाम अगर एक बार आ गया तो ताजिंदगी वो फिर मोहताजी के ही रास्ते में रहेगा, उसके सारे भागने के रास्ते हो जाएंगे बंद। मैं इसका स्वागत करता हूं, ये पहले होना चाहिए था। तो आंदोलन जीवियों का एक उल्टी गिनती अंजू जी शुरू हो चुकी है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर एक काउंसलर हैं जिनका एक पर्टिकुलर पार्टी से रिश्ता है, उनके कहने पर ही ये जो युवा थे वो भड़क गए और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के दफ्तर को टारगेट किया और सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगाई और बहुत सारे पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का इसमें बयान आया है। और कुछ तो कहीं पे आप जाएं किसी भी आंदोलन में, जब आप नीचे कुरेदिएगा
आपको उसके नीचे राजनीति तक आप पहुंच जाइएगा। ये इतना नैसर्गिक और स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे वो राजनीति है जो केंद्र सरकार के विरोध में चल रही है और अंततोगत्वा उनका जो रोड मैप है, एजेंडा है, केंद्र सरकार का विरोध करना, भारत सरकार को बदनाम करना है। बिल्कुल सर। और अब तो जैसे एफआईआर भी दर्ज की गई है, कार्रवाई हो रही है, पहचान की जा रही है कौन-कौन लोग इस धरने प्रदर्शन में शामिल थे, तो पूरा का पूरा जो सच है वो तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन सर आपने विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।